बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म या फिर जिसे सिंपली साइको एनालिसिस कहा जाता है उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एक्चुअली साइको एनालिसिस ये एक थेरापेटिक टेक्निक थी जिसे ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था हिस्टीरिया के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। हिस्टीरिया एक पर्टिकुलर डिजीज़ थी अर्ली यूरोप के अंदर 1890s के अंदर, ये बहुत ज़्यादा थी। तो उसको ट्रीट करने के लिए सिगमंड फ्रॉइड ने एक मेथड, एक प्रोसीजर डेवलप किया था जिसे साइको एनालिसिस कहा जाता है। जब हम इस साइको एनालिसिस को लिटरेचर के अंदर अप्लाई करते हैं तो इसे साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसके डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे, जैसे 3 स्टेट्स ऑफ माइंड है, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, और उसके साथ ही फ्रूड की पर्सनैलिटी थ्योरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ईड, ईगो, सुपर ईगो, इसको भी डिस्कस करेंगे। इन द एंड हम इस थ्योरी को, साइको एनालिसिस को, दो इम्पॉर्टेंट वर्क्स, एक शेक्सपियर के प्ले हैमलेट के ऊपर और दूसरा D.H. लॉरेंस के नॉवल सन्स एंड लवर के ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने ये बात माइंड में रखनी है कि कोई भी लिटरेरी थ्योरी हो, जैसे मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म है, या फिर स्ट्रक्चरलिज्म है, ये एक लेंस की तरह होते हैं, ग्लास की तरह होते हैं, जिसे आप यूज़ करके किसी भी लिटरेरी वर्क को जो है बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, उसके अंडरलाइंग मीनिंग को जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक लेंस है जिसको जो है सिगमंड फ्रॉइड ने डेवलप किया था। इसका इंट्रोडक्शन देखें तो साइको एनालिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ ए वे ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग लिटरेरी टेक्स्ट, नॉवेल्स और ड्रामास। मीन साइको एनालिटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक तरीकाकार है किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को, नॉवल या ड्रामा को जो है इंटरप्रेट करने का, एनालाइज करने का, उसके अंडरलाइंग मीनिंग तलाश करने का, बाय यूजिंग ए थेरापेटिक टेक्निक, जिसमें हम एक थेरापेटिक टेक्निक यूज़ करते हैं, डेवलप बाय ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, जिसे ऑस्ट्रिया के एक जो है न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने 19th सेंचुरी के अंदर डेवलप किया था। ऑस्ट्रिया ये एक यूरोपियन कंट्री है और इस थ्योरी के मुताबिक अ लिटरेरी वर्क इज़ एक्चुअली मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑथर्स ऑन न्यूरोसिस। जो लिटरेरी वर्क होता है, जो नॉवल या ड्रामाज होते हैं, उसमें एक्चुअली ऑथर अपने न्यूरोसिस, अपने मेंटल इमोशंस को बयान करते हैं, और हम जब उन मेंटल इमोशंस को, उसकी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और विशेस को जो है उस वर्क के अंदर तलाश करेंगे, तो ये एक्चुअली सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस की एप्लीकेशन होगी किसी भी लिटरेरी वर्क के ऊपर। द टर्म साइको एनालिसिस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रूड इन 1890s के अंदर साइको एनालिसिस का मेथड जो है डेवलप हुआ था। फ्रूड वाज ए न्यूरोलॉजिस्ट, वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, मेंटल डिजीज़ को क्योर करते थे, ट्राइंग टू फाइंड एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद न्यूरोटिक और हिस्टीरिकल सिम्पटम्स। जो हिस्टीरिया के पेशेंट या मैडनेस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कोई मेथड डेवलप कर रहे थे। और ये मेथड क्या था? द क्लासिक मेथड ऑफ डूइंग दिस इज़ टू गेट द पेशेंट टू टॉक फ्रीली। इसमें सिगमंड फ्रॉइड पेशेंट को फ्रीली बोलने के लिए कहते थे कि वो जो है आंखें बंद कर ले और उसके माइंड में जो कुछ भी आता है वो जो है बयान करे, ताकि उसे फेस किया जा सके। इससे सिगमंड फ्रॉइड की बेसिक थॉट ये थी कि उस पेशेंट की जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, मीन वो डिज़ायर जिसके बारे में उसे इल्म नहीं है, जिसके बारे में वो अवेयर नहीं है, वो उसके कॉन्शियस पार्ट में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। इन सच अ वे दैट द रिप्रेस्ड फेयर एंड द कन्फ्लिक्ट विच आर काजिंग द प्रॉब्लम, कि उसके जो दबी हुई ख्वाहिशात या जो उसके दबे हुए खौफ हैं, विच आर काजिंग द प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उसे हिस्टीरिया हो रहा है या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, आर ब्रॉट इन टू द कॉन्शियस माइंड, उसके कॉन्शियस माइंड में लाई जाए, एंड ओपनली फेस्ड, और उन्हें फेस किया जाए, रेदर दैन रिमेनिंग बरीड इन द अनकॉन्शियस, इसकी बजाय कि वो उसके अनकॉन्शियस में रहें और वो प्रॉब्लम काज करें। और ये अनकॉन्शियस, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि माइंड का वो पार्ट है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते, जिन थॉट्स के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड ने माइंड को 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया था, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड माइंड का वो पार्ट है जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं, जिन थॉट्स के बारे में हमें मालूम होता है उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। प्री कॉन्शियस वो होता है जिसके बारे में करंटली हम सोच तो नहीं रहे होते, लेकिन याद करने पर वो हमें याद आ जाता है। अनकॉन्शियस वो हिस्सा है जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। और कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड वेयर थिंकिंग टेक प्लेस, जहां हम कुछ सोच रहे हैं, एंड वी आर अवेयर ऑफ दीज थॉट्स, और हम इन थॉट्स के बारे में, इस एनवायरनमेंट के बारे में, अपने आप के बारे में अवेयर हूँ, तो उसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको थर्स्टी फील होता है, ये आपके कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। उसके बाद है सब कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड कंटेन इवेंट्स एंड एक्यूमुलेटेड नॉलेज। इसके अंदर वो नॉलेज या वो थॉट्स होती हैं विच आर एक्सेसिबल, जिसको हम हासिल कर सकते हैं, बट नॉट करेंटली पार्ट ऑफ वंस कॉन्शियसनेस, लेकिन वो हमारे कॉन्शियस पार्ट का हिस्सा नहीं होते। आर कॉल्ड प्री कॉन्शियस मेमोरीज, उनको प्री कॉन्शियस मेमोरीज कहा जाता है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है द अनकॉन्शियस पार्ट। द अनकॉन्शियस इज द स्टोर हाउस ऑफ दोज पेनफुल एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो इमोशंस और वो तजर्बात होते हैं, दोज
वाउंड्स वो ज़ख्म, फीलिंग्स, गिल्टी डिज़ायर्स वो ख्वाहिशात एंड अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट्स दैट पीपल आर अनअवेयर ऑफ, जिसके बारे में लोगों को कुछ पता नहीं होता, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होता, हैव नो नॉलेज, उसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, बट अफेक्टेड बाय देम अनकॉन्शियसली, लेकिन हम जो है उससे अफेक्ट होते हैं, हमारा बिहेवियर जो है उनसे इन्फ्लुएंस होता है। सिगमंड फ्रॉइड कहते थे कि अनकॉन्शियस पार्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करता है और हमारा बिहेवियर जो है इससे असरअंदाज होता है। करंटली हमें पता तो नहीं है कि हमारे माइंड के अंदर कौन सी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, बट वो हमारे जो है बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। और सिगमंड फ्रॉइड ने इन 3 स्टेट्स ऑफ माइंड को एक आइसबर्ग से, एक बर्फ़ के जो है एक किस्म के पहाड़ से जो है कंपेयर किया था। उन्होंने कहा था जो टॉप का पार्ट है ये हमारा कॉन्शियस पार्ट है, जिसके बारे में हमें पता है और ये कम है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो सब कॉन्शियस है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पार्ट है जो अंडर वाटर जो है छुपा हुआ है, जो नज़र नहीं आता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यही जो है हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है और इसी के ऊपर जो है सिगमंड फ्रॉइड की पूरी थ्योरी जो है अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर ही घूमती है। इसकी एग्जांपल है योर चाइल्डहुड मेमोरीज आर ट्रामास दैट यू डू नॉट रिमेंबर। फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड के अंदर आपके साथ कोई जो है हादसा हुआ बट यू डू नॉट रिमेंबर, आप उसे याद नहीं रखते, बट वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। इसको हम अनकॉन्शियस पार्ट कहते हैं। तो 3 पार्ट्स हैं माइंड के। सबसे पहले है कॉन्शियस, जिसके बारे में हम अवेयर हूँ। दूसरा सब कॉन्शियस, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं हूँ लेकिन याद करने पर हमें याद आ जाए, जैसे मैथमेटिक्स का नॉलेज है 2 + 2 = 4, या फिर आपका मोबाइल नंबर है, वो सब कॉन्शियस का हिस्सा है। उसके बाद अनकॉन्शियस है, जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं होता, जिसके बारे में मालूम नहीं होता, ये अनकॉन्शियस है। बट एक्चुअली ये अनकॉन्शियस कहाँ से आता है? सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अनकॉन्शियस कम्स इनटू बीइंग थ्रू ए प्रोसेस, जिसे उन्होंने रिप्रेशन कहा था। रिप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को दबा देना, किसी चीज़ को टेम्परेरी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करना। द अनकॉन्शियस कम्स इनटू बीइंग व्हेन वी आर वेरी यंग, जब हम बहुत छोटे होते हैं, थ्रू ए प्रोसेस विच फ्रूड टर्म एज रिप्रेशन। और ये रिप्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेशन इज़ द ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट इमोशंस, इंपल्सेस, मेमोरीज एंड थॉट्स फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड। जब हम अपने कॉन्शियस माइंड से उन मेमोरीज को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं जो प्रॉब्लम काज कर रही हूँ, जैसे सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, जैसे किसी के ऊपर एंगर है लेकिन वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको जो है गुस्सा नहीं दिखाते, ये एक किस्म का रिप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल रिप्रेशन आर द एक्सक्लूजन ऑफ अनडिज़ायरेबल सेक्सुअल डिज़ायर। जिस तरह अनडिज़ायरेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स को जो है हम टेम्परेरीली ख़त्म कर देते हैं, इसको हम रिप्रेशन कहते हैं। बट सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं रिप्रेशन से वो ख्वाहिशात टेम्परेरीली ख़त्म हो जाती हैं, हमारे अनकॉन्शियस पार्ट में चली जाती हैं, बट वो डबल फोर्स के साथ वापस आती हैं और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। और इसी अनकॉन्शियस के आइडिया से ही सिगमंड फ्रॉइड ने ओइडिपस कॉम्प्लेक्स की थ्योरी जो है डेवलप की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ओइडिपस कॉम्प्लेक्स के उनके जो आइडियाज़ हैं लिटरेचर के अंदर अप्लाई होते हैं। ओइडिपस कॉम्प्लेक्स जो है इट इज़ द सेक्सुअल डिज़ायर ऑफ सन टुवर्ड मदर। फ्रूड आर्ग्यूज दैट ए चाइल्ड बिगिंस लाइफ बाय बीइंग वेरी अटैच्ड टू मदर फिगर। फ्रूड के मुताबिक एक बच्चा जो है जब ज़िंदगी की शुरुआत करता है तो वो अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है। इस अटैचमेंट से उसे उसके अंदर एक मीन विल पैदा होती है पोजेशन की, अपनी माँ को पोजेस करने की। द चाइल्ड बिगिंस टू बी जेलस ऑफ द अटेंशन मदर गिव्स टू फादर विच लीड्स टू रिप्रेस्ड एंगर टुवर्ड द फादर एंड डिज़ायर टू पोजेस द मदर। मीन उसके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी मदर को पोजेस करे, उसके साथ ही उसके अंदर अपने फादर के लिए एक जेलसी पैदा होती है और वो चाहता है कि वो अटेंशन जो उसकी मदर जो है उसके फादर की तरफ दे रही है वो उसकी तरफ ना दी जाए बल्कि उसकी तरफ चाइल्ड की तरफ दी जाए, जिससे उसके अंदर एक डिज़ायर पैदा होती है टू किल द फादर, अपने फादर को जो है किल करने की, मर्डर करने की। लेकिन वो रिप्रेस हो जाती है बिकॉज उसे जो है कैस्ट्रेशन का ख़तरा होता है और यहीं से जो है चाइल्ड के अंदर एक सेक्सुअल डिज़ायर पैदा होती है टुवर्ड पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स, जिसको हम ओइडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स रिफर्स टू द अनरिजॉल्व्ड डिज़ायर ऑफ ए चाइल्ड फॉर सेक्सुअल फुलफिलमेंट थ्रू पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स। इफ़ द बॉय इज सेक्सुअली ड्रॉन टू हिज मदर, अगर एक बॉय की सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं टुवर्ड हिज मदर, देयर इज़ एन ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, इसको हम ओइडिपस कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और ये टर्म जो है सिगमंड फ्रॉइड ने सोफोक्लीस के ड्रामा ओइडिपस रेक्स से ली थी, जिसमें ओइडिपस जो है वो अननोइंगली अपने फादर लाइस को जो है कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है स्ट्रेंजर समझकर, और अननोइंगली ही वो अपनी मदर से जो है मैरिज कर लेता है, शादी कर लेता है। वहीं से उन्होंने ये टर्म ली थी ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। एंड इफ़ द गर्ल इज सेक्सुअली ड्रॉन टू हर फादर, अगर गर्ल की फीलिंग्स है टुवर्ड फादर, द रिजल्टेंट इज नाउन एज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिगमंड फ्रॉइड की हर थ्योरी या हर आइडिया जो है बिल्कुल करेक्ट हो, बाद में क्रिटिक्स ने इन कुछ आइडियाज़ को जो है रिजेक्ट भी किया है।
और आगे जो है सिगमंड फ्राइड ने एक आइडिया दिया था डिफेंस मैकेनिज्म और कोर इश्यूज़ का। डिफेंस मैकेनिज्म एक्चुअली अपने आप को पेनफुल कंडीशन से बचाने के लिए इंसान की बॉडी जो कुछ करती है उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। फ्रूड स्टेट्स दैट अनकॉन्शियस डिजायर्स आर ड्राइव कॉज डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज एंग्जाइटी। फ्रूड ये कहते थे कि अनकॉन्शियस डिजायर्स जो हमारे माइंड के अंदर मौजूद हैं उनकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा होते हैं, एंग्जाइटी पैदा होती है। डिफेंस मैकेनिज्म इस एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए एक मैकेनिज्म है इंसान की बॉडी के अंदर। डिफेंस मैकेनिज्म इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विद द कंटेंट ऑफ आवर अनकॉन्शियस आर केप्ट इन द अनकॉन्शियस, जिससे हमारे अनकॉन्शियस की डिज़ायर्स अनकॉन्शियस में ही रखी जाती हैं टू अवॉइड अनप्लीजेंट फीलिंग्स, पेनफुल एडमिशन और रिकग्निशन, ताकि हम उससे कोई अनप्लीजेंट फील ना करें, एंग्जाइटी फील ना करें, पेन से बचें या इस पेन को जो है रिकग्नाइज ना करें, फेस ना करें। डिफेंस मैकेनिज्म के डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं, जैसे रिप्रेशन है, रिग्रेशन है, प्रोजेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स का आइडिया है। सिगमंड फ्राइड की इस थ्योरी में बहुत से आइडियाज़ हैं, लेकिन एक्चुअली ये सब आइडियाज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये सब थ्योरीज़ जो है डिफरेंट आस्पेक्ट्स को जो है हाईलाइट करती हैं। सिगमंड फ्राइड ये कहते थे कि अनकॉन्शियस डिज़ायर जो है वो अपने आप को कॉन्शियस पार्ट में लाने की कोशिश करती हैं, रहती तो डिफेंस मैकेनिज्म के ज़रिए अनकॉन्शियस में, बट वो ट्राई करती हैं कि वो कॉन्शियस पार्ट में आए, और वो कॉन्शियस पार्ट में आने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करती हैं। या तो वो ड्रीम्स के ज़रिए जो है हमें पता चलता है उन अनकॉन्शियस डिज़ायर्स के बारे में, या फिर स्लिप्स ऑफ टंग जिसे फ्रीडियन स्लिप कहते हैं उसके ज़रिए पता चलता है। फ्रीडियन स्लिप ये होती है जब आप ज़ुबान से कुछ कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन ज़ुबान से कुछ और कह जाते हैं, यानी टंग की स्लिप होती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक फेमस एग्जांपल दी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक अपोजिशन का मेंबर दूसरे मेंबर को कहता है ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम हेल, हालांकि उन्होंने कहना था मीन ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम हल। और फ्रूड के मुताबिक फ्रूड बिलीव दैट ड्रीम्स आर विंडो इनटू द वर्किंग ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। ड्रीम्स जो है वो अनकॉन्शियस माइंड की एक विंडो है जिससे अनकॉन्शियस माइंड जब बाहर आती है। ड्यूरिंग स्लीप द अनकॉन्शियस फ्री टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। स्लीप के दौरान अनकॉन्शियस फ्री होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, बट द मैसेज आवर अनकॉन्शियस एक्सप्रेस इन आवर ड्रीम इज अल्टर्ड थ्रू ए सिंबल एंड मेटाफर्स। लेकिन ड्रीम्स के अंदर एक्चुअली वो नहीं दिखाया जाता जो हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं, बल्कि मेटाफर यूज़ किए जाते हैं। एक सिंबॉलिक लैंग्वेज के थ्रू जो है वो अनकॉन्शियस डिज़ायर जो है सामने आती हैं। और इसके बारे में सिगमंड फ्राइड ने ये कहा था कि ड्रीम्स के दो कंटेंट होते हैं, एक मैनिफेस्ट कंटेंट और दूसरा लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट कंटेंट वो जो कुछ हम एक्चुअली ड्रीम के अंदर देखते हैं, जो डिस्कस होता है, जो भेस बदल के आता है, जो सिंबॉलिक होता है, जिस तरह पोइट जो है अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं मेटाफोरिकली, उसको हम मैनिफेस्ट कंटेंट कहते हैं। और जो अंडरलाइंग मीनिंग होता है उसको लेटेंट कंटेंट कहते हैं। बट वी एक्चुअली ड्रीम वंस प्राइमरी रिवीजन हैज डिस्कस द अनकॉन्शियस मैसेज। जब ड्रीम की प्राइमरी रिवीजन होती है और वो उस मैसेज को डिस्कस यानी कि उसका भेस बदल के बयान करता है ड्रीम के अंदर, इज द ड्रीम मैनिफेस्ट कंटेंट एंड द मैसेज आवर अनकॉन्शियस एक्सप्रेस इन आवर ड्रीम विच इज़ द ड्रीम अंडरलाइंग मीनिंग। और वो मैसेज जो हमारे अनकॉन्शियस जाहिर करती हैं अंडरलाइंग मीनिंग, जो ख्वाब का एक्चुअल ताबीर एक किस्म की आप समझ लें, उसको हम लेटेंट कंटेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए बॉय ड्रीम्स दैट कि वो थर्स्टी फील करता है, ये उसका मैनिफेस्ट कंटेंट है, लेकिन एक्चुअली उसे इमोशनल नर्चरिंग या लव की ज़रूरत है, तो ये उसका जो है लेटेंट कंटेंट है। उसके बाद फ्रूड की पर्सनैलिटी थ्योरी है। फ्रूड ने ह्यूमन पर्सनैलिटी को, ह्यूमन साइकी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ईड, ईगो, सुपर ईगो, जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डेवलप होती हैं। और ये एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है ब्रेन के अंदर। आप ये नहीं कह सकते ये ब्रेन के अंदर मौजूद है, हम इसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, बट ये एक्चुअली सिगमंड फ्राइड के मुताबिक जो है डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है जिन्हें हम देख नहीं सकते। और उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन की पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो ग्रोथ का ईड है। ईड का मतलब होता है इंस्टिंक्ट, जो कुछ इंसान की जबीलत में मौजूद है, जो कुछ इंसान एज ह्यूमन बीइंग, एज सोशल एनिमल एक्वायर करना चाहता है, उसकी जो नीड्स हैं वो सारी ईड हैं। द ईड इज़ द इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि ये इंसान की जबीलत में मौजूद है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल नीड्स, हमारी वो बायोलॉजिकल नीड्स जो एज ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट एट बर्थ, हमारे बर्थ में मौजूद है, जैसे इरोज मीन सेक्सुअल डिज़ायर्स एंड थानाटोस और एग्रेसिव डेथ इंस्टिंक्ट, ये ईड का पार्ट है। ईड ऑपरेट ऑन प्लेयर प्रिंसिपल। ईड जो है ये जो है तस्कीन चाहता है, मीन ये चाहता है कि इसे प्लेयर फराम किया जाए बाय हुक और बाय क्रूक फौरन। मुझे चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए,
फ़ौरन प्लेयर सीख करता है विदाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, ये नहीं देखता कि इस पर्टिकुलर काम के जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इंसान जो बेसिकली एज एनिमल एज ह्यूमन बीइंग जो है वो फुलफिल करना चाहता है, वो उसकी ईड का पार्ट होते हैं, और ये बाय बर्थ मौजूद होता है ईड का जो पार्ट है। और इस ईड को कंट्रोल करने के लिए एक और व्हील काम करती है जिसे ईगो कहते हैं। ईगो का मतलब ये होता है इर्द गिर्द की दुनिया की रियलिटी को देखते हुए जब हम उस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि इसके कोई बैड कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने ना आए, तो उसको ईगो कहते हैं। द बैलेंस बिटवीन ईट एंड सुपर ईगो, इट इज़ द पार्ट ऑफ ईट विच हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो एक्सटर्नल वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस से ही वजूद में आता है कि हमें बाहर की दुनिया सिखाती है कि हमने किस तरह जो है बिहेव करना है। ईगो ऑपरेट्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, ये रियलिटी के ऊपर काम करती है। सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यूज एंड मॉरल्स ऑफ सोसाइटी। सुपर ईगो जो है ये सोसाइटी के मॉरल्स को अप्लाई करती है कि इस सोसाइटी के अंदर ये मॉरली या एथिकली सही नहीं है तो इसको ना किया जाए। विच आर लर्न फ्राम वंस पेरेंट्स एंड अदर्स, जिसे हम पेरेंट्स से और दूसरों से सीखते हैं। ये डेवलप अराउंड द एज ऑफ 3 to 5 ईयर ड्यूरिंग फैलिक स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। और ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की 3 to 5 ईयर के दरमियान जो है ये डेवलप होती है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में आपको आगे बताता हूँ। सुपर ईगो वर्क्स ऑन मोरालिटी प्रिंसिपल, ये मॉरल्स के ऊपर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है चॉकलेट खाना चाहते हैं, आपकी ईड आपको कहती है लेट्स डू इट, इसको खाओ तुम, लेकिन ईगो कहती है नहीं अभी नहीं, जो है तुम्हें जो है कम खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मोरालिटी जो सुपर ईगो है वो कहती है नहीं ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसको हम सुपर ईगो कहते हैं। और उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड का साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का आइडिया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इससे पहले विक्टोरियन एरा के दरमियान ये आइडिया था चाइल्ड जो है वो एसेक्सुअल होता है, उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती। लेकिन जो सिगमंड फ्रॉइड ने उन्होंने कहा सेक्सुअल डिज़ायर बाय बर्थ मौजूद होती हैं। एक चाइल्ड जो है वो पहले प्लेयर सीख करने की कोशिश करता है थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओरल स्टेज में वो माउथ के ज़रिए प्लेयर सीख करने की कोशिश करता है जिसे उन्होंने इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी कहा था। और एनस स्टेज में वो एनस से जो है या ब्लैडर से जो है सीख करना चाहता है प्लेयर। फैलिक स्टेज में वो डिफरेंट और रिकग्नाइज करता है और मीन उसे पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है। और ये 3 to 7 ईयर ऑफ बर्थ के दरमियान फैलिक स्टेज होती है। उसके बाद लेटेंसी स्टेज है 7 से 11 ईयर के दरमियान जो रहती है, उसके दरमियान उनके मुताबिक लिबिडोज या सेक्स अर्जेस जो हैं वो क्वाइट रहती हैं। उसके बाद लास्ट जेनिटल स्टेज होती है चाइल्ड की जो 11 ईयर से चाइल्डहुड तक रहती है, जिसमें चाइल्ड मैच्योर हो जाता है। तो उनके मुताबिक एक चाइल्ड की डेवलपमेंट की एजेस हैं। ओरल स्टेज 2 ईयर्स तक है, एनल स्टेज 2 to 3 ईयर्स तक है, फैलिक स्टेज 3 to 7 है, लेटेंसी 7 to ईयर है, 7 to 11 ईयर है, और जेनिटल 11 to अडल्टहुड है। और इस एज में थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो डिफरेंट बुक्स में हो सकता है, बट दीज आर एक्चुअली 5 साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की एजेस हैं। इन द एंड हम जब इन आइडियाज़ को, इन एलिमेंट्स को किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर तलाश करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको जो है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म या साइको एनालिसिस कहेंगे। और हम इसके अंदर क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट, जब हम इसे किसी वर्क के ऊपर अप्लाई करते हैं। साइको एनालिटिक रीडिंग ऑफ लिटरेरी वर्क, क्रिटिक्स सीक एविडेंस ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस। हम उस वर्क के अंदर देखते हैं कि क्या आथर के कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन है। जिस तरह हिस्टीरिया के पेशेंट के अंदर जो इमोशंस होते हैं, क्या उस तरह के कोई इमोशंस जो है वर्क के अंदर बयान किए गए हैं, कोई साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है इस वर्क के अंदर। द आथर्स ऑन चाइल्डहुड ट्रामास, आथर ने अपने चाइल्डहुड को बयान किया है, फैमिली लाइफ को बयान किया है। सेक्सुअल कन्फ्लिक्ट कोई इस वर्क के अंदर ट्रेस किए जा सकते हैं जो आथर की अपनी लाइफ में हूँ। फॉर एग्जाम्पल चार्ल्स डिकन्स जो है, इनकी चाइल्डहुड लाइफ जो है वो पॉवर्टी में गुजरी, तो इन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अंदर पॉवर्टी के एलिमेंट को भी हाईलाइट किया है। तो हम इसमें क्वेश्चन करते हैं व्हाट डज द वर्क सजेस्ट अबाउट द साइकोलॉजिकल बीइंग ऑफ आथर। हम आथर की नफ्सियात के बारे में इस वर्क को देखते हुए क्या कह सकते हैं, इसके अंदर कौन सी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं आथर की, वो डिज़ायर जो कभी पूरी नहीं हुई। और व्हाट माइट गिवन इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी वर्क सजेस्ट अबाउट द साइकोलॉजिकल मोटिव ऑफ द रीडर। इसमें हमें ये देखना होता है कि इस किस तरह का जो है रीडर इस तरह के जो नॉवेल्स है पढ़ेगा। आर देयर ओइडिपल डायनामिक्स, क्या इसके अंदर कोई ओइडिपल कम्प्लेक्स या ईगो के एलिमेंट्स मौजूद हैं। आर एनी अदर फैमिली डायनामिक्स, या इसके अंदर कोई और फैमिली डायनामिक्स हैं। तो इसको हम जो है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म कहेंगे, ये एप्लीकेशन है। और हम इसे किसी वर्क के ऊपर अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल हैमलेट है। हैमलेट शेक्सपियर का एक प्ले है जिसके अंदर हैमलेट के फादर किंग को जो है एक उसका अंकल क्लाडियस किल कर देता है, मर्डर कर देता है, और फिर वो उसकी माँ से भी शादी करता है गैट्रीड से। इस बात का पता जब हैमलेट को चलता है एक घोस्ट के ज़रिए, वो अपने अंकल क्लाडियस से रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन वो रिवेंज नहीं लेता, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता है, बहुत डिले करता है। सिगमंड फ्रॉइड ये कहते हैं उसके डिले की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो है सेक्सुअली उसकी एक मीन डिज़ायर थी फॉर हर मदर, जिसको उन्होंने कहा था ओइडिपस कम्प्लेक्स।
मीन उनके मुताबिक हैमलेट जो है वो ईडिपस कम्प्लेक्स का शिकार था। वो अपनी माँ को जो है पोजेस करना चाहता था, जिसके डिफरेंट एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, जैसे वो उसको इंसेस्चुअस लेडी कहता है और इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है। सो वो इसलिए किल नहीं करता बिकॉज वो एक्चुअली क्लाडियस की जगह खुद मैरिज करना चाहता था अपनी मदर के साथ। इसी तरह D.H. लॉरेंस एक 20th सेंचुरी के नॉवलिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक नावल लिखा है सन्स एंड लवर्स, जिसके अंदर एक पुअर फैमिली को दिखाया गया है, जिसमें जो है पाउल मॉरल ये एक लड़का होता है जिसे अपनी माँ गेट्रूड मॉरल के साथ ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस होती है, और गेट्रूड मॉरल जो है उसका हस्बैंड अर्ली मीन एक तो वो अनएजुकेटेड होता है, लेकिन वो और फिर उसकी डेथ हो जाती है। और पाउल मॉरल जो है वो अपनी माँ की तरफ अट्रैक्टिव होता है और बहुत केयरिंग होता है। इसी तरह उसकी माँ भी उसकी तरफ बहुत केयरिंग होती है। इस वजह से जो है जो पाउल मॉरल है वो किसी भी लड़की से जो है वो शादी नहीं करता, ना ही रिलेशनशिप कायम करता है। तो इस से ये लगता है कि एक्चुअली D.H. लॉरेंस की अपनी ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद अपना चाइल्डहुड ट्रेस करने की कोशिश की है। प्रोटैगनिस्ट पाउल हैज़ अ लव एंड डीप अफेक्शन फॉर हिज मदर बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम ओडिपस कम्प्लेक्स। और पाउल के दिल में जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस होती है अपनी मदर के लिए, इसलिए वो किसी भी लड़की, एक मिरियम के साथ और दूसरी लड़की के साथ जो है वो रिलेशनशिप कायम नहीं करता, उनके साथ शादी नहीं करता, बिकॉज वो अट्रैक्टिव होता है अपनी मदर की तरफ। जो नोट्स है वो PDF में मौजूद हैं, आपको ड्राइव से मिल सकते हैं, और आप जो है या फिर उसे व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं।